हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमारा 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो लगातार 2023, 22, 21, 20, 17, 15, 14 तथा 2012 तक पूछा गया है, और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछेगा ही पूछेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यंग के व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। जो यंग के व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग है, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा यह पिछले कई वर्षों में पूछा जा चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अनसाल्ड तथा टेनियर में जाकर आप देख लीजिएगा कि यह यंग के व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है तथा यह कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यंग के व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, तो यंग ने एक द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया था और इसी प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किए थे। तो चलिए, सर थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में व्यतिकरण के संबंध में एक प्रयोग दिखाया, जिसमें एक पर्दा यल में एक छिद्र यस होता है। सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में व्यतिकरण के संबंध में एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक पर्दा यल लिया तथा उसमें एक छिद्र यस किया। इसमें कुछ दूरी पर एक पर्दा यम स्थित होता है, अर्थात उन्होंने एक पर्दा लिया यल, उसमें एक छिद्र यस किया तथा इस पर्दे से एक और पर्दा लिया, कुछ दूरी पर स्थित किया, जिसका नाम यम रखा, जिसमें द्विक रेखा छिद्र यस1 तथा S2 छिद्र यस से समान दूरी पर किंतु सीध में नहीं होता है, और एक तीसरा पर्दा यन स्थित होता है, जिस पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में बनती हैं। इन फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। अर्थात सबसे पहले समझिए कि यंग थॉमस ने द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग से क्या समझाने का प्रयास किया है। तो सन 1801 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने एक पर्दा यल लिया और एक पर्दा यल लिया, उसमें एक छिद्र यस किया तथा इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा यम लिया तथा उसमें दो छिद्र किया, यस1 तथा S2, और जो पर्दा पहला पर्दा यल था, उसमें जो छिद्र यस था, उससे जो यस1 और यस2 की दूरी है वो समान है और एक दूसरे के सीध में नहीं है। और यम पर्दे के पीछे एक तीसरा पर्दा लिया, जिसका नाम यन रखा, जिस पर अदीप्त तथा दीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में बनती है। चलिए फिगर को समझते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा फिगर यहाँ पर आ, जिसमें एक पर्दा यल है, जिसमें एक छिद्र यस है, तथा इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा यम है, जिसमें दो छिद्र है, एक यस1 छिद्र है और जबकि यस2 छिद्र है। ये दोनों छिद्र यस से यस के सीध में नहीं है, इससे आगे और इसके पाछे हैं। और इस यम पर्दे के पीछे एक पर्दा यन लगाया, जिस पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में पड़ती है, जिसे फ्रिंजों का समूह व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर यस छिद्र है, तो इसके सामने नहीं, इससे ऊपर और इससे नीचे एक एक छिद्र यस1 या एक छिद्र S2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d, जबकि इन दोनों से जाने वाली किरणें बिंदु P पर मिलती हैं, और बिंदु O से P की दूरी xm दूरी है, तथा इन यम और यन पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल D है। तो सबसे पहले यहाँ पर माना स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच दूरी का है या झिर्रियों के बीच की दूरी का है, तो इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा दूरी स्मॉल d तथा स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट से पर्दों के बीच की दूरी, स्लिट का है झिर्री का है, दोनों एक ही बात है। तो इससे पर्दे की दूरी मतलब पिछले वाले पर्दे, तीसरा पर्दा हमारा यन है, तो उससे दूरी हमारा कैपिटल D। यस1 तथा यस2 का लंबार्धक CO पर्दे के बिंदु O पर मिलता है। ये जो यस1 और यस2 है, इसका ये C और O रेखा लंब आर्धक है। लंब आर्धक का मतलब इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है। जो बिंदु O से यक्ष्यम दूरी पर स्थित बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, और CO लंबार्धक है, तो O से एक्सियम दूरी पर बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। तो अब यानी व्यतिकरण के दोनों तरंगों के बीच पथांतर, तो हमारा व्यतिकरण के दोनों तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, इसे चलिए अब समझते हैं। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य फ्रिंज की चौड़ाई नापकर ज्ञात करेंगे। तो व्यतिकरण के दोनों तरंगों के बीच पथांतर, पथांतर का मतलब होता है पथ में अंतर, अर्थात जो दूरी में अंतर होता है वही पथ में अंतर होता है, और उसी को हम पथांतर कहते हैं।
तो व्यतिकरण के दोनों तरंगों के बीच पथांतर, दो तरंगों के बीच पथांतर, अर्थात हमारा यहाँ पर एक तरंग जा रहा है तो बिंदु P पर मिल रहा है, जबकि दूसरा तरंग भी बिंदु P पर ही मिल रहा है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर यश1P एक हमारा तरंग हो जाएगा और ये यश2P एक ये तरंग हो गया। तो अब दोनों तरंगों के बीच पथांतर हमारा क्या होगा, तो ये तो देख रहे हैं कि यश1 से P तक ही जा रहा है और ये हमारा यश2 से P तक जा रहा है, लेकिन इन दोनों का लंबार्धक CO है और यश2P यश1P से अधिक बड़ा है और यश2A दूरी इन दोनों को अधिक तय करनी पड़ रही है यश2P को यश1P से। तो यहाँ पर हमारा दोनों तरंगों के बीच पदांतर हो जाएगा यश2A, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा यश1P और AP दोनों आपस में बराबर होंगे, यश1P और AP। तो ये हमारा H2 अधिक है तरंग का पथांतर या पथ, तो हमारा हो जाएगा H2P मतलब पूरा तरंग माइनस हमारा यश1P, यही हो जाएगा हमारा व्यतिकरण के दोनों तरंगों के बीच पथांतर। तो इसे हम सबसे पहले घेर लेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो हमारा अब पथांतर निकल चुका है, पथांतर हमारा निकल गया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर पथांतर यश2A निकल चुका है। तो यश2A और ये दोनों स्लिटों के बीच एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, यश1A यश2 एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस यश1 और हमारा जो ये है दोनों बीच ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हमारा थीटा हो जा रहा है। तो इस प्रकार यश1A यश2 और हमारा POC या COP दोनों एक समरूप त्रिभुज होंगे। तो अब दोनों में हम समरूप त्रिभुज के प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज त्रिभुज यश1A यश2 तथा त्रिभुज यहाँ पर COP में। अब दोनों में चलेंगे, देख लीजिए यहाँ पर हमारा दो त्रिभुज, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा चलेंगे यश1A यश2 में हमारा चलेंगे तो हमारा हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज यश1A यश2 और COP, तो यहाँ भी हमारा 90 अंश बनेगा। तो ये हमारा बड़ा भुजा है तो इसे लंब मानेंगे और इसे हम आधार मानेंगे। तो इस प्रकार हमारा यश2A बराबर हमारा OP हो जाएगा, यश2A बटा के OP समरूप त्रिभुज के प्रमेय से हो जाएगा यश2A बटा के OP, छोटी भुजा बटा में बड़ी भुजा बराबर। इसी प्रकार इधर भी करेंगे दो भुजाओं का अनुपात। तो हमारा CP यहाँ पर देख लीजिए, CP लंबार्धक हमारा C और P, CP अर्थात ये वाला भुजा है हमारा, ये डैश डैश कर जिसे मिलाया है ये हमारा CP भुजा है अर्थात कोण है CP। तो इसमें भी हम कोण लेंगे, तो कोण हमारा इसमें यश1 और यश2 है, यश1 यश2। तो हमारा इसमें कोण CP, तो यहाँ पर CP बटा में इसमें कोण हमारा यश1 और यश2 है। अब दोनों को पलट देंगे, तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यश2A अपान OP, इसको ज्यों को त्यों रहने देंगे, इस तरफ वाले को LHS वाले को, और इसको विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यश1 यश2 बटा के हमारा CP हो जाएगा। अब हमारा छिद्र, यदि हमारा छिद्र यश1 तथा यश2 एक दूसरे के बहुत ही निकट हो तो पर्दा क्या हो जाएगा हमारा एक दूसरे से निकट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा यश1 और यश2 यदि दो स्लिट या छिद्र दो यश1 और यश2 हैं, वो एक दूसरे के अति निकट होते और पर्दा हमारा यन अति दूर होता, तो क्या होगा हमारा CP बराबर हमारा CO हो जाएगा, CP बराबर CO। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि यदि ये दो स्लिट हैं एक दूसरे के अति निकट होते तो हमारा ये जो बिंदु P है वो बिंदु O पर आ जाएगा। तो O पर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा CO बराबर CP हो जाएगा यदि C1 और C2 एक दूसरे के अति निकट हो। तो यहाँ पर लिख लिए सबसे पहले कि छिद्र यश1 तथा यश2 बहुत निकट हो और पर्दा बहुत दूर हो, तो हमारा CP बराबर CO हो जाएगा, CP बराबर CO। तो अब उस जो संबंध प्राप्त किए थे दो समरूप त्रिभुजों में उसी में रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा यश2P बटा के OP बराबर यहाँ पर यश1 यश2 बटा के CO, इतना था, हो गया। यहाँ पर CP था यश1 यश2 बटा के CP, यहाँ पर यश1 यश2 बटा के CP था बराबर में इस तरफ RHS में, तो CP के स्थान पर CO रख दें, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार हमारे यश2P बटा के OP के स्थान पर देखेंगे OP बराबर हमारा क्या है चित्र में, तो OP बराबर हमारा हो जाएगा चित्र में, तो चित्र में हमारा OP बराबर यक्ष्यम, अर्थात OP बराबर यक्ष्यम है
जबकि हमारा यस1 और यस2 के बीच की दूरी स्मॉल डी, यस1 यस2 बराबर हमारा स्मॉल डी, और हमारा सीओ बराबर हमारा है ये दूरी, दोनों पर्दे के बीच की दूरी सीओ बराबर हमारा कैपिटल डी है, सीओ बराबर। तो इन तीनों का मान समीकरण में रख देंगे। तो हमारा यहाँ पर यस2 पी अब बटा के हमारे यक्सयम हो जाएगा ओपी का मान अब बराबर यस1 यस2 का मान डी स्मॉल डी और सीओ का मान कैपिटल डी। तो हमें अब पथांतर चाहिए कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर कितना है, तो यस2 पी बराबर हमारा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में, तो डी यक्सयम अब बटा के हमारा कैपिटल डी। दोनों तरंगों के बीच का पथांतर हमारा इतना ही होगा, H2P बराबर स्मॉल डी यक्सयम बटा के कैपिटल डी। अब ये हमारा पथांतर हो गया। तो अब हम दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा हमारा, और अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा क्या होगा तरंग दैर्घ्य, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर और दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होगा। तो चलिए अदीप्त पहले दीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे, फिर अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त पहला हमारा रहेगा दीप्त फ्रिंज के लिए दीप्त फ्रिंज के लिए हमारा पथांतर क्या होगा, और अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो पहले हम दीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज उसे कहते हैं कि जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहां दीप्त फ्रिंज होता है, जिसे दीप्त बैंड बनता है या दीप्त बैंड कहते हैं। और अदीप्त फ्रिंज वह होता है कि जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है उस वहां अदीप्त फ्रिंज अथवा अदीप्त बैंड बनता है। तो दीप्त फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा दीप्त फ्रिंज के लिए हो जाएगा, लिख देंगे सबसे पहले जो परिभाषा है उसे, कि दीप्त जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उस वहां दीप्त फ्रिंज होता है। तो हमारा लिख लिए यहाँ पर कि जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहां दीप्त फ्रिंज होता है। तो अब दीप्त फ्रिंज के लिए हम पथांतर निकालेंगे। तो लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, फ्रिंज के लिए पथांतर। तो हमारा पथांतर बराबर जानते हैं कि यम इंटू हमारा लेमडा होता है, जहां यम बराबर 0 से लेकर अनंत तक रख सकते हैं, 0 से लेकर जहां यम बराबर हमारा 0 1 2 3 कामा डैश डैश डैश। और इसी प्रकार यम का मान रखेंगे यहाँ पर 0, तो हमारा 0 यदि हम मान रखेंगे यम का, तो हमारा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। और यदि यम का मान 1 रखेंगे तो हमारा पहला दीप्त फ्रिंज, और यम का मान 2 रखेंगे तो हमारा दूसरा दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। तो अब दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, तो सबसे पहले जो पथांतर बराबर निकाले थे फॉर्मूला उसमें रखेंगे। तो हमारा पथांतर बराबर आया था, पथांतर बराबर हमारे आया था यहाँ पर H2A H2P H2A बराबर हमारा आया था, ये हमारा H2A है, H2A। तो H2A बराबर हमारा डी एक्सयम अपान कैपिटल डी आया था। तो यहाँ पर H2A बराबर रखेंगे, तो डी एक्सयम अपान कैपिटल डी। अब H2A के स्थान पर हम यम इंटू लेमडा रखेंगे। तो यम लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा, यम लेमडा बराबर डी एक्सयम अपान कैपिटल डी। अब यम का मान हम 0 1 2 रख सकते हैं। तो हमें यक्सयम मतलब हमें दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर हमारा यक्सयम बराबर हो जाएगा, इससे निकालेंगे तो डी का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यम लेमडा डी बटा के स्मॉल डी हो जाएगा। तो ये हमारा दीप्त फ्रिंज के लिए है, दीप्त फ्रिंज के लिए बिंदु ए से बिंदु पी की बीच की दूरी को हम एक्सएम कहते हैं। अब जहाँ यम बराबर 0 रखेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे जैसे यम बराबर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, यम का मान 0, तो हमारा सब 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा यहाँ पर यक्स 0 निकलेगा। 0 रखेंगे तो ये हमारा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा, 0 रखेंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। यम बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे, यम का मान 1 रखेंगे तो हमें यक्स 1 प्राप्त होगा, जो हमारा पहला दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। इस स्थिति में हमारा पहला दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यदि यम का मान 2 रखेंगे, यम का मान 2, तो हमें दूसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी। यम का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर x2 प्राप्त होगा, जिसलिए हमारा दूसरा दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी। अब चलिए हम अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे। हमारा दीप्त फ्रिंज के लिए इतना आ गया मान, दीप्त फ्रिंज के लिए यक्सयम बराबर इतना। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो अब अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो देखिए यहाँ पर लिख लिया कि अदीप्त फ्रिंज के लिए जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य प्राप्त होती है वहां अदीप्त फ्रिंज बनता है, जिसे अदीप्त बैंड भी कहते हैं। अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा पथांतर क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, फ्रिंज के लिए पथांतर। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा पथांतर हो जाएगा यम -1/2
इंटू लेमडा। ये यम माइनस वन अपन टू इसलिए लिया है क्योंकि वह स्थान या वह बिंदु जिस पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है, तो न्यूनतम के लिए हम यम माइनस वन अपन टू लेंगे और अधिकतम के लिए यम लेंगे और न्यूनतम के लिए यम माइनस वन अपन टू लेंगे। तो चलिए अब इसी पर पथांतर का मान रखते हैं और इसे हल करते हैं, तो हमें एक्स एम बराबर क्या मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर यश टू ए बराबर यम माइनस वन अपान टू लेमडा अधिकतम फ्रिंज के लिए हो गया, तो यश टू का मान रखेंगे तो डी यक्स यम अपान कैपिटल डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा यम माइनस वन अपान टू इंटू लेमडा हो जाएगा। अब इसे हम यक्स यम का मान निकालेंगे तो डी का इसमें गुणा हो जाएगा जबकि स्मॉल डी का भाग, तो यक्स यम बराबर हमारा यम माइनस वन अपान टू लेमडा इंटू डी हो जाएगा, यहाँ कैपिटल डी का गुणा जबकि स्मॉल डी का यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा यक्ष्यम अर्थात लंब आर्धक से फ्रिंज की दूरी यक्ष्यम बराबर हमारा इतना हो जाएगा। अब हम यम का मान कितना लेंगे, तो यम बराबर हमारा होता है जहां जहां यम बराबर हमें लेना है 1,2,3, डैश 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 जहां मन तहां से, क्योंकि यम का मान 1, 2 और 3 लेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा न्यूनतम और अथवा शून्य की स्थिति में हमें यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जहाँ यम बराबर यदि हम 1 लेंगे, यहाँ पर यम बराबर 1 लेंगे तो हमें यक्स 1 प्राप्त होगा यहाँ पर, तो ये हमारा पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, पहली दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज, पहली अदीप्त फ्रिंज हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। इस प्रकार यदि यम का हम मान 2 लें तो हमें यक्स 2 प्राप्त होगा जो हमारा दूसरी अदीप्त फ्रिंज होगी, अदीप्त फ्रिंज। तो हमें यक्ष्यम बराबर इतना मिल गया अदीप्त फ्रिंज के लिए, जबकि यक्ष्यम बराबर हमें एक और मिला था दीप्त फ्रिंज के लिए। तो अब हमें फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर इन दोनों दूरियों के बीच की अंतर। तो चलिए अब फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, तो लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई हमें कैसे प्राप्त होगी, तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी चीज का हमें चौड़ाई निकालना हो तो दो क्रमागत यदि दूरियों हमें प्राप्त हो तो उनका अंतर कर देंगे तो हमारा चौड़ाई या उन दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा। तो अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हम दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच का अंतर या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच का अंतर निकाल देंगे तो हमारा फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि दो क्रमागत कहते हैं, तो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अब दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज हम लेकर चलेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर माना दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज हमारा हो जाएगा कि केंद्रीय फ्रिंज से दूरी हमारा यक्ष्यम तथा यक्ष्यम प्लस यम हो जाएगा। फ्रिंज दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज हमारा एक केंद्रीय फ्रिंज, देखिए यहाँ पर हमारा दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज क्या होगा, यम के लिए मान हमारा दीप्त फ्रिंज में 0, 1 और 2, 3 डैश 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 होता है, तो 0 रखेंगे तो हमारा केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगा और 1 रखेंगे तो हमारा पहला दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। तो केंद्रीय और पहला दीप्त फ्रिंज दोनों का अंतर कर देंगे तो हमारा फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी हमारे यक्ष्यम होगा 1 और 1 हमारे यक्ष्यम प्लस 1 होगा। तो इसमें हम रखेंगे जो फार्मूला प्राप्त करे थे हम, यक्ष्यम बराबर यम लेमडा डी बटा के हमारा स्मॉल डी था, दीप्त फ्रिंज के लिए यही हम सूत्र प्राप्त किए थे। तो एक तो हमारा ये हो गया, अब हमारा यक्ष्यम बराबर 1 ये हो गया और यक्ष्यम प्लस 1 अब निकालेंगे, तो यम प्लस 1 बराबर हमारा यहाँ पर यम प्लस 1 रखेंगे यम के स्थान पर और हमारा लेमडा डी बटा के स्मॉल डी हो गया। अब फ्रिंज की चौड़ाई के लिए इन दोनों का अंतर कर देंगे, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर हमारा यहाँ पर यक्स यम प्लस 1 माइनस यक्स यम हो गया। तो इतना यदि हम कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई डब्ल्यू बराबर हमारा इन दोनों का मान रखेंगे तो यम प्लस 1 लेमडा डी बटा के स्मॉल डी माइनस इसका मान रखेंगे तो यम लेमडा डी बटा के स्मॉल डी हो जाएगा। अब दोनों का अंतर करेंगे तो एलसीएम लेकर हल करेंगे या इसका लेमडा डी अपन स्मॉल डी का इन दोनों में आपस में गुणा कर देंगे, तो डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा यम लेमडा डी बटा के स्मॉल डी हम प्लस, अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो लेमडा डी बटा के स्मॉल डी माइनस यम लेमडा डी बटा के स्मॉल डी, तो इससे हमारा ये कट जाएगा
क्योंकि एक प्लस में है और एक हमारा माइनस में है। तो इस प्रकार फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर लेमडा डी बटा के स्मॉल डी होगा। यही हो जाएगा हमारा कि दो स्लिटों के बीच की दूरी या दो फ्रिंजों के बीच की दूरी W बराबर हमारा इतना। यही हो जाएगा हमारा फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र, जिसमें W फ्रिंज की चौड़ाई, लेमडा तरंग दैर्घ्य, ये हमारा कैपिटल डी पर्दे के बीच की दूरी तथा स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम 2024 में यह पूछेगा ही पूछेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।